पर 1984 में ही जिन्होंने ये समझ लिया कि एआई कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जेएनयू में भी कुछ ऐसा माहौल था कि कहीं भी इंजस्टिस होता था तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते थे। जब तक वो जिंदा है कोई नहीं आता, और जैसे ही उनकी डेथ हुई, अच्छा, दूसरे या तीसरे दिन उनके घर से आ गए। ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट आया, ऐसा क्या लगा? आप हम तो बोलेंगे गिरधर जी देश में नहीं, इंसानियत में नहीं ऐसा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए कि आप कहीं भी हो, आप कम से कम एक बेसिक सम्मान तो हो। और बेड रिडन पैरालाइज्ड लोगों को तो बच्चे निकालते ही हैं, क्योंकि वो अपने आप तो जा ही नहीं सकते। जो होमलेस हैं, अबेंडेंड हैं, डिस्टिट्यूट हैं, इनके लिए जो हमारा गढ़मुक्तेश्वर का है वो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। राजा का एक राजकाल रहा, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को बैठाया। हमने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिया। आउट ऑफ 100% ओनली 0.2%, नॉट 1%, ओनली 0.2% CSR एल्डरली के हेड में है। – 1984 का साल, और एआई तब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभी 2026 में हम बैठे हुए समझ सकते हैं कि इसकी महत्ता क्या है। पर 1984 में ही जिन्होंने ये समझ लिया कि एआई कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। सो उस उम्र में 26, उस साल में 26 की उम्र में यदि किसी नौजवान को विदेश जा कर के और अपनी करियर की शुरुआत करने की का अपॉर्चुनिटी मिले, और तब भी वो उसको ठुकरा कर और अपने देश में रहकर और अपने माँ बाप के पास रह कर के माँ बाप की सेवा करते हुए अपने करियर को लेकर के आगे बढ़ने का यदि सोचे, तो ये सच में बहुत विरले करते हैं। ये सब कर पाना, सबके लिए सोच पाना, ये थोड़ा कठिन है। और यही जिन्होंने ये अपनी ज़िंदगी में कदम उठाया वो हैं गिरधर प्रसाद जी। सो नमस्कार, मैं आरती BR सिंह आज सोशियो फेयर के मंच से आपको उनसे मिलाना चाहूँगी। सो गिरधर जी, अब आप बताएं कि श्योर्स जो की शुरुआत आपने की, अपनी संस्था की शुरुआत की, इसका इंस्पिरेशन क्या रहा आपकी ज़िंदगी में? ऐसा क्या ट्रिगर पॉइंट आया, ऐसा क्या लगा आपको? डेफिनेटली जैसा कि आपने बताया कि आप अपने माँ बाप का सोच करके आप यहाँ रह गए, और आज के डेट में आप अपने एक माँ बाप के लिए सोचे थे, अभी आपने बहुत माँ बाप को अपने पास रख रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। थोड़ा बताइए इस विषय में। देखिए, कोई ना कोई इंस्पिरेटर तो होता है। कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स का जो वो मैंने देखा बचपन से कि गरीब लोगों की जो भी जिनको जो ज़रूरत होती थी उनकी बहुत मदद करते थे। तो बचपन से ही मुझे एक वातावरण मिला, एक संस्कार मिला मुझे, जो ये सिखाया कि हमें लोगों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, मेरा बचपन था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब कॉन्शियस माइंड में तो ज़रूर बैठ जाती हैं चीज़ें, कि ये नहीं कि हम बच्चे हैं तो नहीं समझते। मैं समझा, उस समय हार्डली 10 ईयर्स का था। और उसके बाद एजुकेशन में निकल गए, क्योंकि मैं मुगल सराय के पास वाराणसी डिस्ट्रिक्ट चंदौली है, वहाँ BHU से पढ़ाई किया। MSc किया मैं 1980 में। 81 में मैं गवर्नमेंट जॉब में चला गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। उस ज़माने में JNU का बड़ा नाम था, और नया कोर्स MPhil PhD कंप्यूटर साइंस में आया था। एडमिशन बड़ा टफ था, लेकिन एडमिशन मुझे मिल गया, मेरिट में मैं आ गया, और मैंने ज्वाइन किया JNU। नो डाउट बड़ा अच्छा रहा। कंप्यूटर साइंस जो है उस समय बिल्कुल नया नया था, और कंप्यूटर साइंस में MPhil PhD होना बड़ा अच्छा था। तो मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके JNU ज्वाइन किया, और JNU में भी कुछ ऐसा माहौल था कि कहीं भी इंजस्टिस होता था तो उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते थे। ये था JNU का कल्चर था। बहुत पुरानी बात है, 42 ईयर्स हो गए। JNU का कल्चर अभी भी है। तो उस समय हम लोग जो हैं ये करते थे
और चूँकि मैं एआई में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी मैं बहुत एडवांस टॉपिक मेरी थी, वो मेडिकल फील्ड में एक एक्सपर्ट सिस्टम मैंने डेवलप किया था। अच्छा। और जैसे ही मेरी डिग्री मिली एमफिल की, और उसके बाद जो है इमीडिएट मुझे जॉब ऑफर आया टेक्सास से। लेकिन उस समय मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात थी कि मैं अमेरिका तो जाऊंगा, अच्छी जॉब सब कुछ, लेकिन क्या मैं अपने पेरेंट्स की सेवा अपने हाथ से नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स अमेरिका नहीं जाकर रह सकते। तो पैसा कमा करके ही क्या करेंगे जब तक अगर हम पेरेंट्स की सेवा नहीं कर पाए, उनका जब वक्त ज़रूरत जिस समय ज़रूरत के हो सामने और नहीं उस समय मैं न रहूं। सही बात। और ये संभव नहीं होता, वहाँ से मैं नहीं आ सकता था, फादर को नहीं सेवा कर सकता था। तो इसलिए मैंने जो है ये निर्णय लिया कि नहीं, अब मैं विदेश नहीं जाऊंगा। लेकिन इतना अच्छा ऑफ़र आगे बढ़ने का विदेश में था, इंडिया में अब मैं जॉब नहीं करूंगा। दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट। मैं कहा कि नहीं, फिर इंडिया में जॉब नहीं करूंगा। और एक चीज़ की कमी थी कि उस समय सोशल वर्क में लोग प्रेफर नहीं करते थे, जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, लोग प्रेफर नहीं, हाँ। जो इंटेलेक्चुअल्स थे वो लोग जो हैं वो अपने कैरियर और चीज़ों, मेरे सारे दोस्त जो हैं सब अमेरिका चले गए, कोई कनाडा, कोई जो है पॉलिटिक्स में आ गए, या बहुत बड़े पत्रकार बन गए, या नेता बन गए। तो इसमें जाते हुए सोशल वर्क की तरफ नहीं गए। मैं हाँ, कहा क्योंकि तब लोगों को समझ में आता था कि कमाई भी नहीं है और सम्मान भी नहीं है। सो ये एक बहुत बड़ा रहा होगा। सम्मान तो खैर अभी भी उतना नहीं है जो ऐसी बात होना नहीं चाहिए। है, एकदम है। ऐसी बात ये आप लोग सम्मान दे रहे हैं, ये आप लोगों की अच्छी सोच है, अच्छी एकदम है, बेशक है, एकदम है। बिकॉज सोशल वर्क में जो आप लोग जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, जैसा कि आपकी संस्था कर रही है कि सड़क से आप रेस्क्यू करके लाते हैं बुज़ुर्गों को, और जो हमारे पास डेटा है, सो इसके हिसाब से मतलब ऑब्वियसली ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि माँ बाप या बुज़ुर्ग घर से निकल गए किसी भी तरह की परिस्थिति में, उनका कुछ भी, पर वहाँ से आप उनको रेस्क्यू करते हैं। तो एक बात ये जानना चाहेंगे कि वैसे रेस्क्यू करके लाने में किसी तरह की दिक्कत आई हो, कभी किसी परेशानी का सामना करना पड़ा हो? क्योंकि बहुत बार ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि निकल जाते हैं पर पीछे से बच्चे आकर के कहीं कुछ ऐसी बात ना बोले या कुछ। उसमें ऐसा है कि एक बीमारी है बेसिकली, ये डिमेंशिया, अल्जाइमर। डिमेंशिया में क्या होता है कि मेमोरी लॉस होती है, प्रेजेंट मेमोरी लॉस होती है। घर से निकले, रोज़ जा रहे हैं, पार्क घूम करके आ रहे हैं, टहल करके, एक दिन गए, जब वापस आ रहे हैं तो रास्ता भटक गया। अच्छा। और डिमेंशिया में एक चीज़ और होता है कि वो एक जगह नहीं बैठते, घर में भी कभी यहाँ बैठे कभी वहाँ, और घर से बाहर निकलने की ज़्यादा एकदम उनका है, ये सिम्टम है डिमेंशिया का। तो लोग निकल जाते हैं घरों से एकदम, और भटक गए रास्ता, तो सड़क पर आ गए। दूसरा एक ग्रुप है, एक ग्रुप तो ये है जो भटके हुए हैं बुजुर्गों का। दूसरा ग्रुप है वो जब मेमोरी लॉस होती है, बेसिकली ब्रेन स्ट्रोक से, ब्रेन स्ट्रोक हुआ, मेमोरी लॉस हुई, और जो लोग फिजिकली फिट हैं वो पैरालाइज नहीं होते। अच्छा। बट बहुत सारे लोग हैं जो कि साथ ही साथ पैरालाइज हो जाते हैं। कई बार बिना ब्रेन स्ट्रोक के किसी और वजह से पैरालाइज हो गए, बेड रिडन हो गए। अच्छा। जब बेड रिडन हो जाते थे, मतलब अभी भी और पहले की बात में, काफ़ी पुरानी बात अब तो हो गई, 2003 में मैंने शुरू किया था। अच्छा। तो लोग बजाय सेवा करने की, आज तो उनके पास टाइम नहीं है। अब तो अबेंडनिंग बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गई कि आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है। वो इतना व्यस्त हो गए हैं अपनी दुनिया में, अपने ऐसो आराम में कह लीजिए, जो भी हो, बट वो पेरेंट्स को समय न दे करके सीधा आसान मिलता है कि चलो अब बेड रिडन हुए, उठा करके कहीं मंदिर के पास, मस्जिद के पास, कहीं भी छोड़ आते हैं। सभी नहीं,
बहुत कम लोग, मैं तो यही कहूँगा, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, कम लोग ऐसा करते हैं, बट होना नहीं चाहिए। और सबसे जो कष्ट की बात है कि वो नंबर बढ़ता जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोड़ रहे हैं। सही बात। तो जो छोड़ दिए उनसे तो कोई मतलब रहा नहीं, बट जो अपने आप निकल के आ गए घर से बाहर और सड़क पर होते तो 1 महीने 15 दिन 10 दिन में मर जाते। वैसे 2-4 दिन में ही जो व्यक्ति अच्छे, ज़्यादातर एक चीज़ मैं आपको बता दूं, 80% जो अबेंडनिंग है ये अच्छे घरों की है, अच्छा। पैसे वालों की है। गरीब आदमी 20% है, या तो गरीब आदमी बिल्कुल बहुत कम है, और जो टॉप लेवल पर है उनकी बहुत कम है, वो 5%। एवरेज मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा तो ये देखिए कि 23 साल का एक्सपीरियंस है। मैं मोर देन 12,000 लोगों से मिला। 22 साल मैं उन्हीं के बीच रहा हूँ, 24 आवर्स मैं खुद सेवा करता था। तो ये जो समस्या है, कई बार पहले तो नहीं, अब लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है कि वो क्या करते हैं, मेरे पास आए, पता किए, हमने कहा कि नहीं, जिनके बच्चे हैं हम उनको नहीं रखते। अब वो बच्चे क्या करेंगे कि उठा करके उनको हमारे आश्रम के आसपास कहीं छोड़ के चले गए। अब उनको मालूम है और वो नज़र रखते हैं। अच्छा। हमारी गाड़ी, हमारे लोग ले गए ओल्ड एज होम में हमारे। ओके। अब वो रखते हैं नज़र, चाहे हमारे यहाँ किसी स्टाफ से मिलने, क्योंकि कई बार जब तक वो जिंदा है कोई नहीं आता, और जैसे ही उनकी डेथ हुई, अच्छा, दूसरे या तीसरे दिन उनके घर से आ गए जी, हम ढूंढते हुए पता आए हैं तो यहाँ आप लोग हमारे। उनके डेथ के बाद आप लोग इन्फॉर्म करते हैं उनकी फैमिली नहीं, को? हमें तो पता ही नहीं ना। अच्छा, आप लोगों के पास वो बाद में भी अप्रोच नहीं करते हैं कि जैसे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वो क्या करते हैं कि अब ऐसा हो रहा है, तो यही एक हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। कि प्रॉब्लम ये होती है कि वो हम ले आए और कैसे उन्होंने उन पे नज़र रखी, और हमारे यहाँ से कैसे वो इन्फॉर्मेशन रखे कि जैसे ही उनकी डेथ होती है तब लोग आ जाते हैं। तो मकसद क्या होता है आने का? मकसद आने का ये होता है कि उनकी प्रॉपर्टी प्रॉपर मिल जाएगा, उनका डेथ सर्टिफिकेट। अच्छा। कहीं हो सकता है कि उनको ज़रूरत पड़े, वैसे तो जनरली अब वो पहले ही साइन वगैरह करा लेते हैं। लेकिन इन केस कुछ रह गया है और अगर डेथ सर्टिफिकेट मिल जाए तो और अच्छा होता है उनके और कामों के लिए, तो उसके लिए वो आ जाते हैं। तो वहाँ हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम जो हैं आकर के हमें परेशान भी करेंगे कि ये है जी, वो है, ऐसे। ठीक है, एक पार्ट। तो ये जो बुजुर्ग जो आते हैं, जैसा कि आपने अभी बताया, अल्जाइमर एंड डिमेंशिया, या बेसिकली उनकी याददाश्त ही नहीं है, या कभी आ रही है कभी जा रही है, इस तरह की परिस्थिति में ऑब्वियसली कहीं भी निकल जाएंगे तो घर लौट के जा नहीं पाएंगे। तो मेजरली आपके पास जितने भी बुजुर्ग हैं वो किन परिस्थितियों के हैं? जैसे कभी कभी होता है कि घर से परेशान होकर इमोशनल ब्रेकअप की वजह से निकल गए कि चलो अब हमको रहना ही नहीं है। एक परिस्थिति है कि भाई अल्जाइमर या डिमेंशिया का, एंड तीसरी परिस्थिति ये है कि उनको ज़बरदस्ती निकाल दिया जाता है। तो जैसा अभी आपने बताया कि 20% आपके ऐसे हैं जो कि एकदम लोअर क्लास के हैं या फिर हायर क्लास के, अदरवाइज मेजरली 80% मिडिल क्लास, हायर मिडिल क्लास के ही बुजुर्ग आपके पास हैं। तो मैक्सिमम मेजरली केसेस आपके पास जो हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन आपके पास रह रहे हैं, तो वो किस परिस्थिति के हैं, किन परिस्थितियों से आए हुए हैं? देखिए, उसमें क्या है कि जब बच्चे ख्याल नहीं रखते, ये बीमारी लिंक्ड है कहीं ना कहीं। अच्छा। क्योंकि सबसे बड़ी आज के समय में डिसरिस्पेक्ट बुजुर्गों का, मतलब हमारे देश में कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ मातृदेवो भव पितृदेवो भव की। हम तो बोलेंगे गिरधर जी, देश में नहीं, इंसानियत में नहीं ऐसा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप कहीं भी हो, आप कम से कम एक बेसिक सम्मान तो हो, बड़ा हो छोटा हो, सब कुछ नहीं चाहिए। एकदम एकदम। वो पूरी दुनिया देख लिए, पैसे, उन्हें सिर्फ एक सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए। और वो घर में जब नहीं मिलता है, लोग जब बात नहीं करते हैं उनसे, तब उन्हें बड़ा महसूस होता है कि एक वक्त था कि सारे लोग जब वो ठीक थे, यंग थे, और लोगों के बीच में, अब उनका ही बनाया हुआ घर
अकेलापन। वो अकेले रहते हैं, बच्चे अपने में मस्त हैं, तो उनको वहाँ से शुरुआत होती है। अच्छा। लोनलीनेस से फिर डिप्रेशन में जाएंगे, उनका डिसरिस्पेक्ट होगा, उनकी बात कोई नहीं मानेगा। अब एक आदत पड़ी थी ना, वो घर के मुखिया थे, उनकी बात सब लोग मानते थे। आज एकाएक उनकी बात को एक बेटा कहता है, पापा अब समय बदल गया है, अब आपका ज़माना नहीं है। भाई ज़माना नहीं है, लेकिन इसी बात को तुम प्यार से भी अलग तरीके से बोल सकते हो। प्रेजेंट जो कह रहे हो कि पापा कोई बात नहीं है, हम देखते हैं, इसको करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जहाँ डिस्कशन हो, तो वहाँ बुज़ुर्गों को महसूस हो जाता है। और एक तो ये है वजह की डिसरिस्पेक्ट, मेजर, चाहे वो किसी वजह से उनका डिसरिस्पेक्ट होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, और ओल्ड एज में और भी बर्दाश्त होता ही नहीं लोगों से, तो वो निकल जाते हैं। अच्छा। वो भी निकलते हैं, मेमोरी लॉस के भी निकलते हैं, और बेड रिडन पैरालाइज्ड लोगों को तो बच्चे निकालते ही हैं, क्योंकि वो अपने आप तो जा ही नहीं सकते, वो तो बेड रिडन है। तो उनको बच्चे इसलिए निकाल देते हैं कि उनकी सेवा कौन करेगा। और दूसरी चीज़, लोगों को अवेयरनेस की कमी है बेसिकली, कि ये बीमारी है। वो जानबूझ करके तंग नहीं कर रहे हैं पेरेंट्स आपको। उसमें एक बड़ा मैं एग्जांपल हम लोगों के बराबर होता है कि जैसे मान लीजिए अभी चाय पिया या खाना खाया, कोई आकर के पूछा, मान लीजिए घर में कोई गेस्ट आ गया और गेस्ट आया, वो चाय आई तो माता जी बैठी हैं, बोले कि माता जी आप भी चाय लीजिए। बेटा कहाँ, हमें तो चाय ही नहीं मिलती, कितने दिन हो गए चाय पिए। सही बात। अब वो जो उनके बहू और बेटे इस बात को सुनते हैं तो उनको तो बहुत गुस्सा आता है, गुस्सा आता है कि देखो मेरी बेइज्जती करा रही हैं, क्योंकि दे आर आल्सो नॉट अवेयर कि नहीं ये बीमार हैं, ये जानबूझ के नहीं कर रही हैं, ये बीमारी है। इसका अवेयरनेस भी हिंदुस्तान में बहुत कम है। अभी लेटेस्ट ही एक फैमिली से मैं मिला था और मैं बताया कि हाँ क्या प्रॉब्लम है, पूछे, कहेंगे जी मेरी माँ तो हमारे वाइफ में और मेरे में लड़ाई करवा देती हैं, बहुत परेशान हो गया हूँ, क्या करूँ। फिर उनको मैंने समझाया कि अरे भाई वो जानबूझ के नहीं कर रही हैं, ये बीमारी का लक्षण है, उनको डिमेंशिया है। तब जा कर के मैं कहा अपनी वाइफ को समझाओ, खुद पहले समझो कि ये कुछ भी जानबूझ के नहीं कर रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जो लैक ऑफ अवेयरनेस है, और मैक्सिमम हमारे पास तो डिमेंशिया के ही केसेस हैं। अच्छा। और पैरालाइज्ड हैं, फ्रैक्चर्ड हैं। बहुत सारे लोग हॉस्पिटल से हमारे पास जितनी भी केसेस आती हैं, वो केसेस क्या हैं, एक्सीडेंट हुआ, पुलिस ले गई हॉस्पिटल में, बच्चे गए, देखे कि अब तो ये बेड रिडन हो गए। अच्छा। उसके बाद वहाँ जाते ही नहीं उनको लेने के लिए, छोड़ दिया हॉस्पिटल में। अच्छा। वो हमारे पास आते हैं। सड़क पर जो छोड़ रहे हैं वो तो है ही, हॉस्पिटल से भी आते हैं। दिल्ली पुलिस का तो ये है कि जो सड़क पर हैं तो कॉल कोई कर देता है तो वहाँ से आते हैं, हमारे यहाँ ये जगहों से आते हैं। और हमारी गाड़ी तो डेली सुबह निकल जाती है, रात को भी, दिन में भी, मतलब डेली हम लोग रेस्क्यू करते हैं, एवरी डे। तो आपके वृद्धाश्रम में कितने बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था है? देखिए हमारे वृद्धाश्रम में जगह तो काफ़ी है। अच्छा। और हम एक के बाद एक बनाते जा रहे हैं। ओके। हमारा जो सबसे सुंदर, मैं कहूँगा कि दुनिया का सबसे सुंदर होम होगा अबेंडेंट के लिए। फिजिकली मेंटली फिट के लिए मैं नहीं कहता, बट जो होमलेस हैं, अबेंडेंट हैं, डेस्टिट्यूट हैं, इनके लिए जो हमारा गढ़मुक्तेश्वर का है वो बिल्कुल स्वर्ग जैसा है। उसको इतना हमने सुंदर बनाया। और मेरी सोच क्या थी कि मैं अपने पेरेंट्स को, क्योंकि उनको भी मैं अपना पेरेंट्स मानता हूँ, अच्छी जगह रखें, फ्लावर्स हों, ग्रीनरीज हों, क्योंकि वो अपना घर छोड़ करके अगर बाहर निकल गए तो ये इन सब का असर पड़ता है। मेरे यहाँ बहुत ग्रीनरी है, यहाँ तक कि दिल्ली में जो भी ओल्ड एज होम 3 साल से चला रहे हैं अबुल फजल एनक्लेव में, वहाँ भी
बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, चारों तरफ से ढका हुआ है, बहुत सुंदर है। मतलब यहाँ के पॉल्यूशन से वो लोग प्रोटेक्टेड है। देखिए कि कितना बड़ा फायदा है कि नेचर के बीच में रहते हैं, तो उनको नेचर के करीब रखता ये हूँ। सेल्फ हील करने में भी बहुत उनको कि इन लोगों को जो है, तो हमारे पास जगह क्या, दिल में हमारे जगह है, एकदम बेशक। और जब दिल में जगह है तो कहीं ना कहीं मालिक हमें जगह दे ही देता है। तो चाहे जितने भी, मेरा एक ही मोटो है कि सड़क पर कोई भी वृद्ध भूख से, प्यास से, बीमारी से न मरे। बहुत बहुत अच्छी सोच है, बहुत ही अच्छी सोच। ये मेरी सोच है। बहुत। तो गिरधर जी, एक बात ये जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि बच्चे नहीं समझते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कहीं कि इस उम्र में आने के बाद कहीं ना कहीं बुज़ुर्ग भी ये बात को उनको समझना चाहिए कि अब एक वैसे भी होता है कि जैसे राजा का एक राजकाल रहा, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया और उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को बैठाया। सो अब हम ठीक है, अब हम बैक सीट ले लें और हम अपने बच्चों को सामने करें। अब हमारा रिलैक्स करने का समय है, अब हर कुछ पे हमको रोक टोक करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यूजुअली होता क्या है कि अब हम सब एक उम्र की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे कि इंसान है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी गलतियां इस उम्र में भी हो जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। और बच्चे तब हमारे गार्जियन का रूप ले लेते हैं। तो इस ऐसी कोई मतलब बात यदि आपके सामने आई हो कि हाँ, बुज़ुर्गों को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इस उम्र में आके थोड़ा सा वो अनरीजनेबल हो जाते हैं, ज़िद्दी हो जाते हैं, बातों को समझने की कोशिश भी नहीं करते। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि ऐसे भी बुजुर्ग डेफिनेटली रहते होंगे, इन लोगों को भी समझना चाहिए। और ऐसे यदि बुजुर्ग हैं आपके पास, तो उनको आप कैसे डील करते हैं? उनके लिए मतलब रिक्रिएशनल एक्टिविटी होता है ना कि जो जैसा कि अभी आपने बताया कि आपका पूरा पेड़ है और इस तरह के उद्यान हैं, इसमें वो अपना वक्त गुजारते हैं, प्लांटेशन में कह लीजिए या गार्डनिंग में कह लीजिए। तो ये रिक्रिएशनल एक्टिविटी में क्या है, या बुजुर्ग यदि नहीं समझ पाते हैं तो उसके लिए कैसे, क्या आप हैंडल करते हैं, किस तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करते हैं? इसमें दो प्रश्न है आपका। एक तो बुजुर्गों को समझना चाहिए एकदम कि ज़रूरी। अब बच्चे जो हैं तो कहीं न कहीं इसमें देखिए, बच्चे भी कहीं जिम्मेवार हैं और हम भी जिम्मेवार हैं जो 60 एंड एबव 60 हो रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों को वो संस्कार नहीं दिया जो संस्कार मेरे पिताजी ने मुझे दिया। राइट। हमें संस्कार देना पड़ेगा बच्चों को कि नहीं, लोगों की मदद करो। मेरे फादर कहते थे, आज हर व्यक्ति धनवान बनाना चाहता है, जिससे पूछो चाहता है मेरा बेटा धनवान बने। सक्सेस का मतलब ही है पैसा कमाना। अगर उसको इंसान बना दें, ये मेरे फादर की सीख है, वो कहते थे अगर उस इंसान बना दें तो वो धनवान भी बनेगा, गुणवान भी होगा। लेकिन हर व्यक्ति की एक ही सोच है कि सिर्फ धनवान बने। तो वो संस्कार, एक तो ये बुजुर्गों की एक कमी तो ये रही है, जिसकी वजह से आज उनको ये भी दिन देखने पड़ रहे हैं। लेकिन फिर भी बच्चों को ऐसा एटलीस्ट नहीं करना चाहिए घर से बाहर निकालने। एकदम ये तो एक बहुत ही क्या ही बोले, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। इनफैक्ट कोई शब्द नहीं है कि आप जिनकी कोख में रहे हो, उस माँ को कैसे निकालें? 9 महीना जिस बाप ने आपको कंधे पे घुमाया है, दुनिया दिखाया है ना, आप उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हो? बेशक ये नहीं करना। ये और तो दूसरा ये है कि ये भी आपका पॉइंट बिल्कुल राइट है कि हमें भी समझना पड़ेगा, बुजुर्गों को समझना पड़ेगा कि बच्चों के उनको थोड़ा फ्री छोड़ो, लेट देम डू। आप हर चीज़ में अब उनको इंटरफियर नहीं करो, एकदम वहाँ से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होती है। बेशक एकदम बच्चों को करने दीजिए अपने मन से। आपको कोई तकलीफ है तो भी थोड़ा सा इग्नोरेंस तो करना पड़ेगा अगर फैमिली में रहना है। मेरे पास बहुत सारी माएँ हैं, बहुत सारे लोग हैं, डेफिनेटली आप उन लोगों के साथ ये इसी वजह से निकले हैं। अच्छा, वही हम सिर्फ इस वजह से। एक जैन है, नाम नहीं बताऊंगा, पर वो यही कहते हैं, मैं अपनी बहू की वजह से, जब भी कोई आता है पूछता है कि माता जी आप कैसे क्यों आए, मैं तो अपनी बहू की वजह से आई हूँ। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो ये चीज़ें हैं समाज में। ठीक है। गिरधर जी, आपने जैसा कहा कि समाज सेवा में और बुज़ुर्गों की सेवा में
जो कि शुरुआत हुई आपके माँ बाप से, आपने शुरू किया और अभी बहुत सारे ऐसे माँ बाप आपके पास हैं। तो कोई तो ऐसी घटना आपकी ज़िंदगी की आई होगी जो अभी भी आपके दिमाग में, दिल में है और ये एक गहरा छाप छोड़ कर गया। तो ऐसी कहीं कोई बात हो जो आप बताना चाहें? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आए दिन ऐसी स्टोरीज मेरे सामने तो आए दिन आती हैं। अब मैं क्या बताऊं, एक व्यक्ति थे, एक यंग लड़का अपने फादर को लेकर आया। उसने मुझे कहा कि ये दूर के जानने वाले हैं। अच्छा। और ये अमेरिका में स्ट्रक्चरल इंजीनियर थे। अच्छा। और वहाँ से आ गए इंडिया। उनका दिमाग काम नहीं करता और मेरे पास आ गए। अच्छा। वो उनको लेकर आया मेरे पास एडमिशन के लिए। वो लड़का मुझे ये बताया, वो बुज़ुर्ग बोल रहे हैं कि नहीं बेटा, वो भी मुझे बेटा बोले, मेरी कम ही एज थी। तो ये झूठ बोल रहा है, मेरा सगा बेटा है। अच्छा। उसके मुंह पर। ओके। मैं कहा कि भाई जो जिनका बेटा बेटी उनको तो हम नहीं रखते। तो उसने बोला कैसे रखते हैं? मैं कहा हम तो सड़क से उठाते हैं। उसने इतना गलत शब्द बोला, बोला क्या मैं इनको जाते समय सड़क पर छोड़ दूंगा तो आप ले आएंगे? जस्ट इमेजिन। तो बेटा ने माना कि ये उनके पिताजी हैं? नहीं, नहीं वो माना नहीं। वो बोले कि मेरे पिताजी हैं। वो तो एडमिशन के लिए मेरे पास लेकर आया आपने बेटा था। से पूछा कि ये क्या सच बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो तो नहीं मान रहा था। वो माना ही वो नहीं? मान नहीं रहा था। अच्छा। और वो जहाँ रहे, बाद में वो वहाँ चले भी गए और लेकिन इमीडिएटली उनको मार पीट करके और लाकर हमारे गेट पर छोड़कर चला गया था। तो जब मतलब मुझे ये लगा, और एक चीज़ और हम लिखवाते हैं अगर कोई ऐसा आ जाता है कि मरने के बाद अंतिम संस्कार हम लोग करेंगे। अच्छा। क्योंकि हम जनरली ऐसे लोगों को लेते नहीं है, बट कई बार झूठ बोल करके आते हैं तो उनसे लिखवा देते तो हैं। एटलीस्ट कम से कम ये अधिकार छीन लिया। लेकिन उसने लिख भी दिया। मतलब क्या हो गया है कि एक यही एक तुम्हारे हाथ में है कि अपने माता पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं। तो इतना मतलब ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी घटनाएं हैं कि मैं क्या बताऊं। बेटों की, बेटियों की बहुत बुरा हाल है। और मैं तो आए दिन जो है, लेकिन एक चीज़ है, एक तो निगेटिव है पार्ट, बस ये लोग इतना प्यार करते हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं, मुझे तो नहीं देखते तो परेशान हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि एक सहारा दिखता है ना, आपने उनको एक सहारा दिखता है। क्योंकि जहाँ जिस उम्र में, क्योंकि ये उम्र ही ऐसा है कि इस उम्र में आने के बाद लगता है कि किसी को पकड़ के रखें कि भाई कहीं हम एक ये है भी, ऐसा होता भी है। सो उस वक्त उन लोगों को आप दिख रहे हो तो ऑब्वियसली ये उचित भी है उनका, आप उनके तरफ से आपके लिए ये। सो गिरधर जी, आपको इस सोशियो फेयर के तरफ से यदि हम पूछें तो किस तरह का योगदान आप चाहेंगे, आप जो काम कर रहे हैं इसमें? सिर्फ मुझे दो चीज़ें, सबसे मैं एक ही बात कहता हूँ कि एक तो जहाँ कहीं भी बुज़ुर्ग देखें, कम से कम दिल्ली एनसीआर में हम लोग हैं, चाहे जैसे भी आप लोग मदद कर सकें, कि एक मेरा जो अभियान है कि सड़क पर, ज़्यादातर दिल्ली में ही है, कि इन सड़कों पर बुज़ुर्ग जो हैं वही भूख प्यास बीमारी से उनकी जान न जाए, किसी भी तरह से लोगों को पता हो जाए कि हाँ देयर इज़ अ प्लेस, एक दिल्ली के अंदर एक ओल्ड एज होम है जहाँ की सिर्फ मैसेज करना है, लोकेशन भेजना है, नहीं तो कॉल कर देना है, वहाँ से गाड़ी आएगी और उनको उठा के ले जाएगी। और मेरे यहाँ इतनी अच्छी सुविधा है, इतनी अच्छी सुविधा है, कोई आकर देख ले कि मेरे पास 24 आवर नर्सिंग स्टाफ होता है। अच्छा। पूरा स्पेशल केयर यूनिट में हमारे टॉप लेवल के बेड्स लगे हुए हैं। हमारे पास MBBS MD डॉक्टर्स हैं, सारे नर्सेज हाईली क्वालिफाइड हैं। यही नहीं, हमारे पास फिजियोथेरेपी जो बुज़ुर्ग में वृद्धावस्था में चाहिए होता है वो हमारे पास, पैथोलॉजी लैब हमारे पास, डिजिटल एक्सरे, अभी हमने डायलिसिस लगाया है, अल्ट्रासाउंड लगा, ये सारी चीज़ें हम लोग सर्जरी भी करते हैं। इतनी सारी सुविधाएं हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सुविधाओं का मैक्सिमम लोग बेनिफिट उठाएं। इसमें लोगों का सहयोग चाहिए।
सरकार को जब हम तैयार हैं कि हमें हमारे पास 1000 लोग भी आएंगे हम रखेंगे, 2000 भी आएंगे हम रखेंगे, बट हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि मैं 10 गाड़ी रेस्क्यू टीम वो करूं, चलाऊं और आए। तो सबसे बड़ा यह है कि लोगों का सहयोग एक तो यहाँ चाहिए कि हमें लोग चाहिए, और दूसरा लोग किस तरह के लोग इन द सेंस ये जो बुजुर्ग सड़क पर हैं, अच्छा, उनको रेस्क्यू करके उनके लाने लिए के लोग इन्फॉर्मेशन दें। अच्छा। और इस संस्था से कई बार अच्छे लोग हैं जो कि जा रहे हैं, सड़क पर एक बुजुर्ग पड़ा हुआ है लेकिन उनको मालूम नहीं कि इसको भेजे कहाँ, किसको कॉल करें, तो एटलीस्ट दे कैन कॉल अस। तो एक तो ये, दूसरा है कि नेचुरल है कि हम लोग डोनेशन बेस्ड हैं, दान से चलता। हम गवर्नमेंट से आज तक मैंने 1 रुपया नहीं लिया कभी यही भी। अभी मेरा अगला प्रश्न भी यही होने वाला था कि आप इतना बड़ा सेटअप जैसा आप बता रहे हैं, ये अपने आप में सच में हमारे देश में, हिंदुस्तान में बहुत बहुत बड़ा सेटअप है। बहुत जैसी व्यवस्था आपने रख रखी है बुज़ुर्गों के लिए, ये सच में जो भी चला रहे होंगे ओल्ड एज होम, सबका एक सपना होगा कि इस तरह का ओल्ड एज होम हम भी चलाएं जहां हम हर तरीके से सुविधा दे सकें बुज़ुर्गों को। तो इतना बड़ा सेटअप और सारा रन करने के लिए आपको सपोर्ट कहाँ से मिलता है? किस तरीके बड़ा से मुश्किल होता है, बट अभी जो है क्योंकि हम गवर्नमेंट से नहीं लेते तो CSR, अच्छा, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, CSR से। बट ये भी एक बड़ा मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि आउट ऑफ 100% ओनली 0.2%, नॉट 1%, ओनली 0.2% CSR एल्डरली के हेड में है। एकदम सही कहा आपने, एकदम बताइए, एकदम सही। मतलब हम लोग भी कुछ सेल्फिश इतने ज़्यादा हो गए। ठीक है, मैं कहता हूँ बच्चों के लिए करिए, बच्चे ग्रो कर रहे हैं, विमेन के लिए करिए, लेकिन जो बुजुर्ग जिसको रीपे करना है, दे हैव ऑलरेडी कंट्रीब्यूटेड लॉट। उन्होंने परिवार को आगे बढ़ाया, परिवार बढ़ा तो समाज आगे बढ़ा, समाज आगे बढ़ा तो देश आगे बढ़ा। वो बेस है हमारी सोसाइटी। और आज जब उनको परिवार ने घर से निकाल दिया, समाज भी नहीं देख रहा है और देश भी नहीं देख रहा है। एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि कुछ तो CSR के लोग समझें कि नहीं, हमें एल्डरली केयर में भी कुछ देना तो है। आप जैसे ये प्रोजेक्ट्स वगैरह, जैसा आपने CSR कहा, तो ऑब्वियसली CSR के अप्रूवल्स प्रोजेक्ट्स पर ही होते हैं ना। तो आप जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह जमा करते हैं तो वहाँ आपके हिसाब से मेजरली यहाँ पे नो होता है जब एल्डरली के केस के प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स आप सबमिट करते हैं, राइट? सो इसके लिए आप किस तरीके से डिफरेंट, जैसा कि अभी भी आप चला रहे हो, सपोर्ट से ही चला रहे हो, सो जो CSR के जो हेल्प आपके पास आते हैं, तो ये जो संस्था होती है ये क्या गवर्नमेंट रिलेटेड होती है या प्राइवेट? नहीं, ये सारे ये जो मेरे पास ज़्यादातर कॉर्पोरेट्स हैं। कॉर्पोरेट्स, ओके फाइन। तो वो लोग एल्डरली केयर में CSR, एल्डरली केयर में CSR फंड कुछ कम ही रिलीज करते हैं, उनका विजन रहता है। ये गवर्नमेंट, मतलब अब तक जो CSR में है बस इतना ही है। या तो इसको गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए भाई, कम से कम 10%, 5% इतना करवाना चाहिए कि आप लोग 0.2%। और जितने भी CSR हैं उसमें एक हेड जरूर एल्डरली का जोड़ना चाहिए। इनको कौन देखेगा? क्योंकि ये सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल भी नहीं इसमें हो सकता। वो बुजुर्ग का डेली खर्चा, आज जो 60 की एज में हमारे यहाँ एडमिट हुआ है, कल वो 80 की एज में उसकी डेथ होगी बुजुर्ग की, तो 60 से 80 के बीच में और बीमारियां उनकी बढ़ती जाएंगी और वो वीक होते जाएंगे, उनके ऑर्गन्स वीक होते जाएंगे। तो एक बुजुर्ग का जो खर्चा या 60 की एज में हमारा 10,000 रुपये है, वो 5 साल बाद वो 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, वो डबल हो जाता है। तो ये जितने भी कारपोरेट्स हैं, एक तो वहाँ पर होना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए। दूसरा, एक मैं ये कहूँगा कि लोग भी अपने बच्चों को लेकर के और आश्रम में आना चाहिए, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो देखेंगे, और जैसे बच्चों का बर्थडे है, आप बच्चों का बर्थडे आश्रम में मनाइए। उससे 2 फायदा होगा कि एक बर्थडे स्पेशल डे होता है जिस दिन वो धरती पर आया इंसान, उस दिन उसको ब्लेसिंग्स चाहिए। वहाँ सैकड़ों बुजुर्ग हैं, सब प्यार करते हैं, उनको ब्लेसिंग्स देते हैं,
तो बच्चों को लेकर के आएंगे, बच्चे देखेंगे कि मेरे पेरेंट्स जाकर वहाँ के जो हेल्पलेस बुज़ुर्ग हैं, जो उन बुज़ुर्गों को कुछ खिला रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, मिठाई दे रहे हैं, तो एक तो उनके अंदर संस्कार पैदा होगा, दूसरा उनको ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो मैं चाहता हूँ कि लोग विज़िट करें, लोगों को ओल्ड एज होम में बच्चों के बर्थडे पर, अपने बर्थडे पर, एनिवर्सरीज पर, कम से कम या फेस्टिवल्स पर ओल्ड एज होम में जाना चाहिए। वहाँ जाएं, क्योंकि उनका कोई नहीं है वहाँ। सही बात। और मेरे यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं है। जो पेड होम है वहाँ तो बच्चे आते भी हैं, उनको पता है मेरा घर है, बट मेरे यहाँ तो कोई है ही नहीं है उनका, वो अकेले हैं। तो लोगों को आना चाहिए, इस तरह से फेस्टिवल्स से पहले भी आना चाहिए, बर्थडे वगैरह पर आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि लोग आएँ। और बाकी जो डोनेशंस हैं, इंडिविजुअल लोग भी डोनेशन दान करें वहाँ। और हम लोग 100% CSR में कैशलेस हैं। ये शायद हम ये एनजीओ हमारी कैशलेस है। गिरधर जी, जो बुज़ुर्ग अपने संस्था में रह रहे हैं, सो सारा दिन वो कैसे बिताते हैं? सुबह से लेकर रात तक उनकी कोई एक्टिविटी होती है उनके लिए, कहीं कुछ स्किल, या फिर वो खुद की भी ज़िंदगी में न तो उन्होंने बहुत कुछ कर रखा है, सो वो लेकर वो कुछ आगे कर पाते हैं क्या? किस तरीके से वो एंगेज हैं वहाँ? ज़्यादातर लोग, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग फिजिकली या मेंटली डिसेबल्ड है। ओके। तो वो कुछ कर नहीं पाते हैं। अच्छा। लेकिन जो थोड़े से जिनको हमने ठीक किया, थोड़ा चलने फिरने लगे, तो वो लोग कुछ ना कुछ करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। और एक्टिविटीज़ तो हमारे यहाँ सुबह जैसे स्नान वगैरह करके उसके बाद सुबह सुबह जो एबल्ड हैं उनका योगा होता है, सब योगा करते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट लिया, और हमने बड़े बड़े टीवी लगा रखे हैं। एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पर वो लोग अपने मनपसंद का जो सुनना है लगाते हैं और सब लोग सुनते हैं। उसके बाद एक टीचर हमने रखा हुआ है, उसका काम ही यही है कि जो लोग जो भी गेम खेल सकें, बैठे बैठे कैरम खेल सकें, कुछ और चीज़ें, कुछ कलर, मतलब कलर का मेरा ये है कि देखिए कि अब रंग इनकी ज़िंदगी से हट गया है। मैं चाहता हूँ रंग इसके इनके ज़िंदगी में आए, फिर से आए। इसलिए हम कलरिंग ज़रूर कराते हैं। अच्छा। उनसे कुछ भी जो है उसको कलर करते हैं, कुछ बनाते हैं। दिवाली में हम कुछ नहीं तो दिए, हमारे यहाँ से लोग ले भी जाते हैं, दिए बनाते हैं। दिए जो है बना करके बनी बनाई दिए दे दिए, उसको कलर करते हैं। अच्छा। उसमें कुछ करिए, तो दिए जो है दिवाली में लोग खरीदते भी हैं हमारे यहाँ से। अच्छा। तो मेरा ये रहता है कि हाँ, उनको कुछ गेम वगैरह ये सब उनको डेली उसमें इन्वॉल्व करके रखते हैं। और कुछ कॉलेज के बच्चे, स्कूल्स के ये भी आते हैं। यही अभी हम पूछने वाले थे आपसे कि जैसे कोई वॉलंटियर करना चाहे, कोई जाके उनके साथ वक्त गुजारना चाहे सारा दिन, तो इसके लिए मतलब मैं क्या तो वेलकम करता हूँ। तो इसके लिए कुछ परमिशन की जरूरत है आपकी संस्था से? कोई परमिशन नहीं, मैं कहता हूँ लोग आएँ, क्योंकि अब स्कूल्स आने लगे हैं। अच्छा। यहाँ तक कि कारपोरेट जो है वो भी एम्प्लॉई इंगेजमेंट करते हैं। अच्छा। वो लोग भी आते हैं, उनके एम्प्लॉइज आते हैं, बट संख्या बहुत कम है। इतनी स्कूल्स हैं दिल्ली में, अगर महीने में या 2 महीने में भी एक आएंगे तो एवरीडे उनको, और वो बड़ा खुश होते हैं। अच्छा। जैसे ही बच्चे यंग लोग जब आते हैं तो उनमें वो अपने ग्रैंडसन बच्चों को देखते हैं, ग्रैंड डॉटर को, कि हाँ ऐसे मतलब एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा आ जाती है। इतना उनके अंदर जो है। और कई बार तो उन्हीं बच्चों के साथ ही डांस भी कर लेते हैं, जो ऐसी माताएं हैं जो ठीक है थोड़ी बाबा लोग हैं। मतलब ये वॉलंटियरिंग तो बहुत अच्छी चीज़ है। मैं चाहता हूँ लोग आएं। मान लीजिए यदि किसी को वहाँ वॉलंटियर करने जाने की इच्छा हो, तो वो वहाँ जाकर ही गेट पे एंट्री करके और वो जा सकते हैं? कहीं कुछ पहले से कुछ फ़ोन करना या परमिशन लेना उसकी आवश्यकता नहीं? तो कोई आई कार्ड या कुछ किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ती होगी? देखिए ऐसा है कि जनरली अगर कोई आता है ओल्ड एज होम में,
तो हम लोग कुछ ज़्यादा ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं कुछ रखते। ठीक है, आए हैं, डोनर आते हैं, कभी फ्रूट्स लेकर आए, कुछ बांट दिए, लोग स्पॉन्सर करते हैं। मैंने ये देखा है कि अब काफ़ी लोग अपने बर्थडे पर, मैरिज एनिवर्सरी पर, अपने बड़ों की याद में वहाँ लंच स्पॉन्सर करते हैं, डिनर स्पॉन्सर करते हैं, वहाँ खाना बन जाता है, क्योंकि हमारा किचन बहुत तो लंच बढ़िया डिनर है। आप लोग जो हमारे यहाँ स्पॉन्सर कराते हैं हमारा वहीं कुक बनवाते बनाता है, वहीं बनता है। वो लोग फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं। हमारे यहाँ फिक्स है कि हाँ इतने लंच का है, ये डिनर का है, तो लोग जो हैं स्पॉन्सर करते हैं और वहाँ आते हैं, अपने हाथ से खिलाते भी हैं, अपने भी लेते हैं। वॉलंटियर्स की बहुत ज़रूरत है, आना चाहिए। और जब बच्चे आएंगे, बट दे आर नॉट अवेयर। मैं कई बार हैरान होता हूँ, और अभी कल्चर भी बड़ा ख़त्म होता जा रहा है। देखिए, बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, जब पैर छूते हैं तो हम लोग पहले अपने माता पिता के पैर छूते थे। मैं बच्चे आते हैं स्कूल के, उनको कहता हूँ कि अच्छा ये बताओ कितने बच्चे जो हैं डेली सुबह उठने के बाद अपने पेरेंट्स के पैर छूते हैं? मुश्किल से मतलब 1/4 भी नहीं बताते। मतलब मैं कहता हूँ कि 10% बच्चों की, फिर उनको सिखाता हूँ, बताता हूँ। तो वॉलंटियर्स तो आएँ, हम भी, मैं हर बच्चों से, ख़ास तौर से जब यूथ आता है तो मैं कितना भी बिजी हूँ, मैं उनको जाता हूँ और उनको समझाता हूँ, उनको इस बीमारी के बारे में बताता हूँ, उनको बताता हूँ कि आप बेटे 1 घंटे आप चैटिंग में लगे हुए हो, आप 10 मिनट अपनी दादी के साथ बैठो, अपने दादा के साथ बैठो और उनसे कुछ बातें करो, उनके यंग एज की बातें करो, वो बचपन में थे तो कैसे करते थे, ताकि आपको पता चले कि 50 साल पहले का बचपन कैसा था, 50 साल पहले की यंग एज में क्या था और अब क्या नहीं है। ये मैं लेता हूँ, बल्कि मैं बोलता हूँ कि अगर स्कूल कॉलेज के लोग मुझे बुलाएं तो मैं जा कर के उनको बताऊँ। ये तो है, ये तो बड़ी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अच्छा रहेगा। ये गिरधर जी, आपने जो ये पूरा सेटअप किया, ओल्ड एज होम बनाया, तो इसकी यदि आप कुछ गाइड कर सकें कि इसकी शुरुआत करने के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है, यदि कोई आपकी तरह ही ओल्ड एज होम सेटअप करना चाहे तो वो किस तरीके से प्रोसीड करे, लीगल हो या जैसा भी, हर व्यवस्था। और आपको यदि जगह मिले या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो क्या आप साउथ इंडिया में भी ऐसा सेटअप करना चाहेंगे? देखिए, इसमें बहुत सिंपल है, या तो ट्रस्ट रजिस्टर्ड करा लीजिए, या सोसाइटी रजिस्टर्ड करा लीजिए। और उसके बाद जो है, क्योंकि कुछ कुछ स्टेट में परमिशन लेना पड़ता है, बट हर जगह नहीं। क्या आपके बाइलाज में ओल्ड एज होम रन करने के लिए, ओल्ड एज होम रन करना चाहते हैं, वरना बाइलाज में आपका लिखा हुआ है कि हमें ओल्ड एज होम करने के लिए गवर्नमेंट उस पर स्टैंप लगाती है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप तो वो हो ही गया। हाँ जी। और कोई खास इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज़ की नहीं ज़रूरत है, बट डेडिकेटेड, एक तो स्पेस चाहिए, स्पेस बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि लोगों को थोड़ा घूमना फिरना, हवा पानी ये चाहिए, स्पेस चाहिए। और उसके बाद उनको आप, कुछ तो नेचुरल है कि बिल्डिंग तो बनानी ही पड़ेगी, कुछ बिल्डिंग्स बना लीजिए। और गाइडेंस के लिए आई एम ऑलवेज रेडी। कोई भी, जितनी भी मेरी जो मैंने किया है, सारा प्रैक्टिकल किया है, वो गाइडेंस मैं किसी को भी देने को तैयार हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। ह्यूज पॉपुलेशन इंडिया की है, हमारे जैसे बहुत सारे ओल्ड एज होम की ज़रूरत है। और अभी तो हम यूपी में हमारा NCR कह लीजिए, गढ़मुक्तेश्वर, दिल्ली से हार्डली 2 आवर्स है, दिल्ली में 2 हो गए हमारे, एक अबुल फजल इनक्लेव बताया, एक गौतमपुरी सरता विहार, और एक अभी हम लोग गुड़गांव में कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। गुड़गांव में भी हम लोग बना रहे हैं। तो मेरा तो यह है कि दिल्ली NCR में तो मैं कवर कर रहा हूँ। और एक डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे होली हो, दिवाली हो, एक व्यक्ति को तो सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। जैसे मैं अपनी पूरी लाइफ दिया त्योहारों पर, बच्चों के पास अगर गया तो 2 घंटे के लिए कभी चला जाता हूँ, और अब थोड़ा जाता हूँ क्योंकि चीज़ें सेटल हो गई हैं। बट डेडिकेशन मैं और कोई काम नहीं करता। 24 आवर मेरा एक ही काम होता है कि आश्रम में हमारे बुज़ुर्गों को कोई तकलीफ़ ना हो,
और तकलीफ़ न हो, इसके साथ साथ वो खुश रहें, एकदम एकदम सही। ये रहता है। बहुत बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं गिरधर जी। और हम कहते हैं ना कि हमारी तमाम उम्र, हमारे उम्र होने तक यदि हमारे माता पिता का हाथ हमारे सर पर रहे तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके पास तो बहुत सारे माताओं और पिताओं का हाथ है, तो आप जो अपने वृद्धाश्रम से जितनी माताओं पिताओं को आप उनकी परिस्थिति में, उनके दुख में आप उनका सहारा बन रहे हो, और इस काम के लिए सच में बहुत बहुत खुशी हो रही है। और आपने जितनी भी कहानियाँ अभी बताई, ये बहुत दिल को छूने वाली है। और है, ऐसा है, हमारे अगल बगल हो रहा, हम लोग भी आए दिन देखते हैं। पर आप जिस तरीके से बढ़ के उनकी मदद कर रहे हो, आपकी तरह और भी बहुत गिरधर जी चाहिए जो कि संभाल सकें। और अच्छा लगा आपसे आपकी जर्नी का सुन करके। उम्मीद है बहुतों को प्रेरणा मिले आपसे और आपके साथ जुड़ के काम करना चाहें। बेशक हम दिमाग में रखेंगे कि हम लोग किस तरीके से सोशियो फेयर के ज़रिए, बिकॉज़ हमारा सोशियो फेयर एक नेटवर्क है जिससे हम जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपकी बातों को पहुंचा सकें। सो इसके साथ ही नमस्कार। फिर अगली बार जब मुलाकात हो तो शायद और भी आप अच्छे, जैसा आपने बताया, नया सेटअप आप कर रहे हो, और उम्मीद है कि दक्षिण भारत में भी आप अपनी कुछ सेटअप यदि कर सको तो अच्छा लगेगा। कम से कम इस तरह के सेटअप सब लोगों के पास हो सके। नमस्कार।